नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर पशुपालन संबंधित विशेष जानकारियां लेकर हाजिर हैं। अपने तीनों ही सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया में आज होगी पशुपालन संबंधित जानकारी। तो अगर आप पशुपालन से ताल्लुक रखते हैं या फिर पशुपालन करना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे इस खास कार्यक्रम के दौरान। आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। खेती किसानी और उससे जुड़े व्यवसाय के काम को आसान बनाने के लिए नई नई तकनीकें ईजाद की जा रही है। ऐसी ही एक तकनीक है जीवित मत्स्य वाहक प्रणाली। इस प्रणाली के तहत एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के दौरान भी मछलियों को जिंदा रखा जाता है। ये प्रणाली लुधियाना के सीफेड संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से इस खास रिपोर्ट के जरिए। मछली एक स्वादिष्ट भोजन है। ताजा मछली स्वाद को और भी बढ़ा देती है। मछली पालक अपने ग्राहकों को जिंदा मछलियां उपलब्ध नहीं करा पाते। वजह ये है कि बाजार तक ले जाने के दौरान ये रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं और किसान को मछली की पूरी कीमत भी नहीं मिल पाती। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना ने इस समस्या को दूर करने की कोशिश की है। जीवित मत्स्य वाहक प्रणाली यानी LFCS ग्राहकों तक जिंदा मछलियां पहुंचाने में सक्षम है। ये प्रणाली ई-रिक्शा पर स्थापित की गई है और DC पावर से चलती है, जिसमें 4 लेड एसिड बैटरी लगी हैं। एक बार चार्ज करने पर 500 किलो वजन को 80 किलोमीटर तक ले जा सकती है। ढुलाई के दौरान मछली को जीवित रखने के लिए इसमें वातन यानी वायु संचारण, निस्पंदन यानी छानने की क्रिया और अमोनिया हटाने सहित सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अगर इसमें आधे से 1.5 किलो वजन वाली कार्प को ले जाया जाए तो 40 किलोमीटर की यात्रा के दौरान मृत्यु दर 1% से भी कम है। मजे की बात यह है कि ये वाहन मीठे और खारे दोनों तरह के पानी की मछलियों के लिए उपयोगी है। फिलहाल ये वाहन एक बार में 100 किलो तक जीवित मछली ले जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसकी ढुलाई क्षमता बढ़ाई जा सकती है। खुदरा बाजार तक जीवित मछली ले जाने के अलावा इसका उपयोग मछली पालन के लिए बीज को तालाब तक ले जाने में भी हो रहा है। साथ ही इसका उपयोग प्रजनन के लिए जीवित ब्रूड फिश, कारोबारी उद्देश्यों के लिए सजावटी मछली, अनुसंधान वगैरह और संरक्षण उद्देश्यों के लिए जीवित मछली परिवहन के रूप में किया जा सकता है। कई मछली पालक इसे चलती फिरती दुकान के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कृषि विकास में आगे के संवर्धन के लिए इस तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय कोष ने भी स्वीकार किया है। पूरी प्रणाली सहित फिलहाल वाहन की लागत करीब 2 लाख रुपए है। पेबैक की अवधि सिर्फ 2.5 महीना है, जबकि रियायती पेबैक की अवधि 3.5 महीने। इस प्रणाली में स्वचालित वातन, निस्पंदन और वाष्पीकरणीय शीतलन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये पानी बचाने में भी कारगर है। पारंपरिक प्रणालियों के मुकाबले इस प्रणाली में 50% पानी की बचत हो जाती है। इसे चलाना आसान है और सिर्फ एक ही मजदूर काफी है, जबकि परंपरागत प्रणाली में 4 से 5 मजदूरों की जरूरत पड़ती है। इस तरह ये वाहन कम खर्चीला और पर्यावरण हितैषी है। साथ ही उपभोक्ताओं को ताजा और गुणवत्तापूर्ण मछलियों की आपूर्ति करा देता है। मछली पालन के क्षेत्र में महिलाएं काफी संख्या में हैं। इसे महिलाओं के अनुकूल भी बनाया गया है। 1 या 2 महिलाएं भी आसानी से इसका संचालन कर सकती हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब समय है पशुपालक कैलेंडर का, जिसमें हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि इस समय पशुओं की देखभाल कैसे करें। तो आइए नजर डाल लेते हैं अगस्त माह के पशुपालक कैलेंडर पर। अगस्त में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें।
खुरपका मुंह पका यानी FMD, गला घोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा यानी BQ, इंटेरोटोक्समिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हो तो अब अवश्य लगवा दे। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखे। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा ले। पशुओं के खुरपका मुंह पका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखे एवं ग्रसित पशुओं की खान-पान की व्यवस्था भी अलग से करे। इस माह में पशुओं में गला घोटू एवं लंगड़ा ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि के साथ साथ हमारे देश के अधिकतर किसान पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं। पशुपालन उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही सफल पशुपालक नरेंद्र सिंह से, जिनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा पशुओं के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा में गुजरता है। पशुपालन के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए साल 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। पानीपत जिले के गांव डिडवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा मुर्रा व साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने पर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नरेंद्र सिंह को बचपन से पशुओं की देखभाल व लगाव का शौक था। शुरुआत से ही उनका ज्यादातर समय पशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल करने में बीतता था। चूंकि वो किसान के साथ पंचायत विभाग में ग्राम सचिव भी हैं, ड्यूटी के बाद पशुओं की देखभाल के समय यही प्रयास रहता था कि कुछ पशुओं के हित में भी किया जाना चाहिए। करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने 10 पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट पर डेयरी की शुरुआत की थी। अब भैंस, झोटे व सांड समेत आज उनकी डेयरी फार्म पर करीब 150 पशु हैं।
नरेंद्र सिंह को वर्ष 2013 व वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अवार्ड, 2017 में गोपाल रत्न अवार्ड व वर्ष 2018 में मुर्रा रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नरेंद्र सिंह के फार्म की खास बात यह है कि मुर्रा नस्ल की सुंदरता को देखने के लिए विदेशी भी यहाँ आते हैं। तभी तो कोलंबिया के राजकुमार समेत इनकी डेयरी का कई देशों के प्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। इनकी मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुकी है। वहीं छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा। इन्हें खरीदने विदेशों से भी लोग आ चुके हैं। हालांकि इन पशुओं का दाम बढ़ चढ़ कर लगाया जा रहा है, पर फिलहाल इन्होंने इन्हें बेचने से मना कर दिया है। मुर्रा नस्ल का झोटा घोलू, प्रिंस व शहंशाह समेत भैंसों की ख्याति देश भर के अलावा विदेशों में छाने के बाद करीब 5 वर्ष पहले उनकी डेयरी पर कोलंबिया के राजकुमार समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विजिट कर पशुपालन की तकनीक को नजदीक से जाना था। उनकी डेयरी के हरियाणा साहिवाल सांड, नंदी व मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में प्रथम रहकर चैंपियन बनी व छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा है। पशुपालन सदा से फायदे का सौदा रहा है। अगर किसान नई तकनीकों और सूझबूझ से करें तो इस क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही अपनी आय भी दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकता है। पशुपालक नरेंद्र सिंह का मानना है कि पशुपालन व्यवसाय को अगर बदलते समय की तकनीक के साथ अपडेट कर दिया जाए तो पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैं और इसी कड़ी में कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिन्हें समय समय पर और बेहतर बनाने के लिए संशोधित भी किया जाता है। इसी कड़ी में मौजूदा योजनाएं जो आगामी 5 वर्षों तक लागू रहेंगी, उनके बारे में केंद्रीय मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने क्या अहम जानकारी दी, आइए आपको दिखाते हैं। पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करने के लिए सरकार गो जातीय और छोटे जुगाली करने वाले जैसे भेड़ और बकरी, सुअर पालन और उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न पशुपालन और डेयरी योजनाओं को लागू कर रही है। देश भर में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पोल्ट्री सरकार ने नई नई योजनाएं भी चलाई है। देश भर में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पोल्ट्री सरकार ने नई नई योजनाएं भी बनाई है, जिनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता करना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि है। इन योजनाओं के जरिए भारत ने पशुपालन क्षेत्र में लगातार तरक्की की है।
पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमारे देश में पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2019-20 तक 8.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। देश में दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन 2014-15 से 2019-20 तक क्रमशः 6.28%, 7.82% और 5.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2021 के अनुसार 2019-20 में दूध के उत्पादन का मूल्य 8,39,000 करोड़ रुपए अनाज से उत्पादन के कुल मूल्य से अधिक है। इस तरक्की को देखते हुए दिनांक 10 अगस्त 2021 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ये जानकारी दी कि सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों में लागू होने वाली मौजूदा योजनाओं के कुछ घटकों को संशोधित और पुनः व्यवस्थित किया है, जिससे कि पशुपालन विभाग को और भी मजबूती मिलेगी और पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। भारत के सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन के क्षेत्र का अहम योगदान है। इस योगदान को और बढ़ाने के लिए पशुओं में नस्ल सुधार और संरक्षण का खास ख्याल रखना जरूरी है। इसी कड़ी में भारत की पहली एकल पॉलीमॉर्फिज्म आधारित चिप इंडिगो का शुभारंभ किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। राज्य मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिर, कंकरेज, साहिवाल, अंगोल आदि देसी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों का संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल पॉलीमॉर्फिज्म आधारित चिप इंडिगो का शुभारंभ किया। इस स्वदेशी चिप को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के द्वारा विकसित किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये 3 स्तर पर मनाया जाने वाला उत्सव है। भारत के गाय और मवेशियों के लिए उत्सव, भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता का प्रदर्शन करने वाला उत्सव और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत वाले दृष्टिकोण का उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हमेशा ही समाज के सभी वर्गों के लिए ईज ऑफ लिविंग के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और नवाचारों को लागू करने पर बल दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंडिगो पूर्ण रूप से स्वदेशी और दुनिया की सबसे बड़ी पशु चिप है। इसमें 11,496 मार्कर हैं, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन की नस्लों के लिए रखे गए 777 के इल्यूमिना चिप की तुलना में बहुत ज्यादा है। इन्होंने कहा कि हमारी अपनी देसी गायों के लिए तैयार किया गया ये चिप आत्मनिर्भर भारत की दिशा के लिए एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये चिप बेहतर पात्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने में सहयोग प्रदान करने वाले सरकारी योजनाओं में व्यवहारिक रूप से उपयोगी साबित होगा। उन्होंने इस बात पर गर्वान्वित महसूस किया कि डीबीटी और एनआईएबी जैसे विभागों के द्वारा भी किसानों के कल्याण और आय को बढ़ावा देने में योगदान प्रदान किया जा रहा है। फेनोटाइपिक और जेनोटिपिक सहसंबंधन उत्पन्न करने में इस चिप के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एनआईएबी ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ सहयोगात्मक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। एनडीडीबी फेनोटाइपिक रिकॉर्ड के संग्रह के क्षेत्र में अच्छे प्रकार से संगठित उपस्थिति प्रदान कर रही है। इसलिए एनआईएबी और एनडीडीबी किसी भी महत्वपूर्ण विशेषताओं का पता लगाने के लिए कम घनत्व वाले एसएनपी चिप के लिए जानकारी प्रदान करने हेतु इस शोध की शुरुआत करने जा रहा है, जो कि एक दूसरे के पूरक है, जैसे कि उच्च दूध उपज या हीट टॉलरेंस आदि। इसके माध्यम से भारतीय मवेशियों की पात्र उत्पादकता वाले अभिजात वर्ग का चयन करने और उसमें सुधार करने में सहायता प्राप्त होगी। एनआईएबी द्वारा अपने एसएनपी चिप्स को डिजाइन निर्माण के लिए भारत के अंदर ही क्षमता विकसित करने के लिए निजी उद्योगों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है।
शुरुआती दिनों में ये हो सकता है कि ये बहुत कम घनत्व वाले SNP चिप ही बन सके, लेकिन धीरे धीरे इस तकनीक को बड़े चिप के लिए और भी मजबूती प्रदान की जा सकती है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। हमारे आज के दौर के किसान टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और हमारे सरकार की भी ये कोशिश है कि कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च करके जो किसानों के लिए ज़रूरी जानकारी है उन तक पहुंचाई जा सके। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के बारे में। आइए देखते हैं कि हमारे मत्स्य पालक किस तरह से इस मोबाइल ऐप का लाभ ले सकते हैं। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। इस ऐप में अलग अलग प्रजाति के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल मिलेंगे। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञ मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो आउट संवर्धन पर बुनियादी जानकारी देंगे। कार्प, कैटफिश और स्कैम्पी जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों का प्रशिक्षण यहाँ उपलब्ध होगा। इसके अलावा मत्स्य सेतु ऐप पर मर्रेल, सजावटी मछली और मोती की खेती के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन विधियों का पालन करने के अलावा जल कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी भी इस ऐप पर मौजूद रहेगी। शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए छोटे छोटे वीडियो अध्याय तैयार किए गए हैं। ऐप पर प्रश्नोत्तरी भी उपलब्ध है। शिक्षार्थी इसका जवाब देकर अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम मॉड्यूल के सफल समापन पर एक ई प्रमाण पत्र खुद ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं और विशेषज्ञों से विशिष्ट सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब नजर डाल लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़े सोशल मीडिया अपडेट पर। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर ये जानकारियां आपको पसंद आई है और दोबारा ये कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहें दूरदर्शन किसान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कारवां पुराना है पर सफर नया है। इरादे बुलंद हैं तो जोश भी जमा है। अरे यार, इस सफर में अगर गंगा के साथ यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा। मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप। जिस गंगा के संग हूं मैं, उस गंगा की पहचान भी आप। तो आज मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। तो जनाब तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं आपके द्वार पे दस्तक देने, आपका स्नेह और सहयोग दोनों लेने। तो देखना ना भूलिएगा, रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा आपके अपने और राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल पर 21 अगस्त से हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। जब भी हम भारतीय एकजुट हुए, जो हमारा था हमने वापस लिया, जो हम चाहते थे वो हमने पाकर दिखाया।
हर दुश्मन को परास्त कराए, अंतरिक्ष को भी जीत कर आए। उसी तरह आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब एक बार फिर एकजुट हुए। राष्ट्र के गौरव की खातिर हमने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी न किया था। एक साथ जुड़कर राष्ट्रगान गाकर हमने लोकतंत्र की शक्ति दुनिया को दिखाई। चलिए देखते हैं कैसे। ओलंपिक में रचा इतिहास। अब पैरालंपिक की बारी। दृढ़ संकल्प, मजबूत हौसले और अटूट हैं इरादे। मरियप्पन की कूद, झाझरी और संदीप हैं भाले के चैंपियन। फिर से 130 करोड़ देशवासियों को सुनना है टोक्यो में राष्ट्रगान। देखिए टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर 24 अगस्त से। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हम एक अच्छा सा स्कूल बनाएंगे जिसमें इस गांव के बच्चे पढ़ने आया करेंगे। पेड़ों की कटाई शुरू करना बात बहुत दूर तक पहुंच जाएगी ठेकेदार साहब। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। हर बात का कोई नियम होता है। तूने गुनाह किया है। आज तक मैंने जो भी चीज चाहिए उसे हासिल करके रहा। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। मैं आपकी अपनी बेटी सुमन। अब हम भी हथियार छोड़कर शतरंज की चालें चलेंगे। तुझे एक कहानी बताती। देख, कहानी एक गांव की। कहानी एक गांव की देखिए 23 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।